हेलो एवरीवन, तो कैसे आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लेखक यशपाल जी द्वारा लिखी गई लखनवी अंदाज की कहानी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक अपने सफर की शुरुआत का हिस्सा बताते हुए कहते हैं कि लोकल ट्रेन के चलने का समय हो गया था, इसीलिए ऐसा लग रहा था जैसे वह लोकल ट्रेन चल पड़ने की हड़बड़ी या बेचैनी में फूंक मार रहे हो। आराम से अगर लोकल ट्रेन के सेकंड क्लास में जाना हो तो उसके लिए कीमत भी अधिक लगती है। लेखक को बहुत दूर तो जाना नहीं था, लेकिन लेखक ने टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया ताकि वे अपनी नई कहानी के संबंध में सोच सके और खिड़की से प्राकृतिक का दृश्य का नजारा भी ले सके। इसीलिए भीड़ से बचकर, शोरगुल से रहित ऐसे स्थान जहां कोई ना हो लेखक ने चुना। लेखक जिस लोकल ट्रेन से जाना चाहता था, किसी कारण थोड़ी देरी होने के कारण लेखक से वह गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटी सी डिब्बे को खाली समझकर लेखक जरा दौड़ कर उसमें चढ़ गया। लेखक ने अंदाजा लगाया था कि लोकल ट्रेन का वह सेकंड क्लास का छोटा डिब्बा खाली होगा, परंतु लेखक के अंदाजा के विपरीत वह डब्बा खाली नहीं था। उस डिब्बे के एक बर्थ पर लखनवी के नवाबी परिवार के संबंध रखने वाले एक सज्जन व्यक्ति बहुत सुविधा से पालती मारकर बैठे हुए थे। उन सज्जन ने अपने सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिया पर रखे हुए थे। लेखक के उस डिब्बे में अचानक से कूद जाने के कारण उन सज्जन के ध्यान में बाधा या अड़चन पड़ गई थी, जिस कारण उन सज्जन की नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। लेखक उन सज्जन की नाराजगी को देखकर सोचने लगे कि हो सकता है वे सज्जन भी किसी कहानी के लिए कुछ सोच रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि लेखक ने उन सज्जन को खीरे जैसे तुच्छ वस्तु का शौक करते देख लिया था और इसी हिचकिचाहट के कारण वे नाराजगी में हो। और उन नवाब साहब ने लेखक के साथ सफर करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई खुशी जाहिर नहीं की। लेखक भी बिना नवाब की ओर देखते हुए उनके सामने की सीट पर जाकर बैठ गए। लेखक की पुरानी आदत है कि जब भी वे खाली बैठे होते हैं, अर्थात कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, तब वे हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। और अभी भी वे उस सेकंड क्लास की बर्थ पर उस नवाब के सामने खाली ही बैठे थे, तो वे उस नवाब साहब के बारे में सोचने लगे। लेखक उस नवाब साहब के बारे में अंदाजा लगाने लगे कि उन नवाब साहब को किस तरह की परेशानी और हिचकिचाहट हो रही होगी। लेखक सोचने लगे कि हो सकता है कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने का अंदाजा से और बचत करने के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा, और अब उन्हें यह सहन नहीं हो रहा होगा कि शहर का कोई सफेद कपड़ा पहने हुए व्यक्ति उन्हें इस तरह बीच वाले दर्जे में सफर करता देखे। कहने का तात्पर्य यह है कि नवाब लोग हमेशा प्रथम दर्जा में ही सफर करते थे और उन नवाब साहब को लेखक ने दूसरे दर्जे में सफर करते हुए देख लिया था। तो लेखक के अनुसार हो सकता है कि इस कारण उनकी हिचकिचाहट हो रही हो, या फिर वो हो सकता है अकेले सफर में वक्त काटने के लिए उन नवाब साहब ने खीर खरीदे होंगे और अब किसी सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति अर्थात लेखक के सामने खीरा कैसे खाए, यह सोचकर ही शायद उन्हें परेशानी हो रही हो। लेखक बताते हैं कि नवाब साहब के सामने वाली बर्थ पर आंखें झुकाए तो बैठे थे, किंतु वे आंखों के कानों से अर्थात तिरछी नजरों से छुपकर नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर तक तो गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर वर्तमान स्थिति पर गौर करते रहे और अचानक से ही नवाब साहब ने लेखक को पूछा कि क्या लेखक भी खीरा खाना पसंद करेंगे। इस तरह अचानक से नवाब साहब के व्यवहार में हुआ परिवर्तन लेखक को कुछ अच्छा नहीं लगा और नवाब साहब के खीरे के शौक को लेखक ने देख लिया था और खीरा एक साधारण वस्तु माना जाता है, जिस कारण नवाब साहब के हिचकिचाने लगे थे और लेखक को लग रहा था कि इसी हिचकिचाहट को छुपाने के लिए और साधारण वस्तु का शौक रखने के लिए वे लेखक से खीरा खाने के बारे में पूछ रहे हैं। लेखक ने भी नवाब साहब को शुक्रिया कहते हुए और सम्मान में किबला शब्द से सम्मानित करते हुए जवाब दिया कि वे ही अपना खीरे को खाने का शौक पूरा करें। लेखक का जवाब सुनकर नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखकर
तौलिया झाड़ा और अपने सामने बिछा लिया। फिर अपनी सीट के नीचे रखा हुआ लोटा उठाया और दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिया से पूंछकर सुखा लिया। फिर अपनी ही जेब से एक चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें चाकू से गोदकर उनका जाग निकाला। जिस तरह से हम भी खीरा खाने से पहले काटते हैं, यह सब करने के बाद फिर खीरा को बहुत सावधानी से छीलकर लंबाई में टुकड़े करते हुए बड़े तरीके से तौलिया पर सजाते गए। और लेखक हम सभी पाठकों को लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले लोगों के खीरे के इस्तेमाल का तरीका बताते हुए कहते हैं कि हम सभी लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले लोगों के खीरे के इस्तेमाल का तरीका तो जानते ही हैं। वे अपने ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्ची को कागज आदि में विशेष प्रकार से लपेट कर ग्राहक के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। नवाब साहब ने भी उसी तरह से बहुत ही तरीके से लंबे लंबे टुकड़े पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की लाली बिखेर दी। और लेखक बताते हैं कि नवाब साहब की हर एक क्रिया प्रक्रिया और उनके बड़े जबड़े की कंपन से यह स्पष्ट था कि उन खीरों को काटना और उस पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की लाली बिखेरने की सारी प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रस का स्वाद लेने ही कल्पना मात्र से ही जल से भर गया था। जिस तरह जब हम अपनी पसंदीदा खाने की किसी चीज को देखते हैं तो हमारे मुंह में भी पानी आ जाता है, तो उस पर नवाब साहब के मुंह में भी खीरा को खाने के लिए तैयार करते समय पानी भर आया था। लेखक आंखों के कोनों से अर्थात तिरछी नजरों से नवाब साहब को यह सब करते हुए देखकर सोच रहे थे कि नवाब साहब ने सेकेंड क्लास का टिकट ही इस ख्याल से लिया होगा ताकि कोई उनके खीरे खाते ना देख ले। लेकिन अब लेखक के ही सामने इस तरह खीरे को खाने के लिए तैयार करते समय अपना स्वाभाविक व्यवहार कर रहे हैं। और अपना काम कर लेने के बाद नवाब साहब ने फिर एक बार लेखक की ओर देख लिया और फिर उनसे एक बार खीरा खाने के लिए पूछ लिया और साथ ही साथ उन खीरों की खासियत बताते हुए कहते हैं कि वे खीरे लखनवी के सबसे प्रिय खीरे हैं। लेखक बताते हैं कि नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से उन ताजे खीरों की पानी से भरे लंबे लंबे टुकड़े को देखकर उनके मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन लेखक पहले ही इनकार कर चुके थे, जिस कारण लेखक ने अपना आत्मसम्मान बचाना ही उचित समझा और उन्होंने नवाब साहब को शुक्रिया देते हुए उत्तर दिया कि इस वक्त उन्हें खीरे खाने की इच्छा महसूस नहीं हो रही है। और साथ ही साथ लेखक ने अपनी पाचन शक्ति कमजोर होने का बहाना भी बनाया और नवाब साहब को ही खीरे खाने को कहा। लेखक का जवाब पाते ही नवाब साहब ने ललसा भरी आंखों से नमक मिर्च के सहयोग से चमकती खीरे के लंबे लंबे टुकड़ों की ओर देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर एक लंबी सांस ली। लेखक बताते हैं कि नवाब साहब ने खीरे के एक टुकड़े को उठाया और अपने होठों तक ले गए, फिर उस टुकड़े को सूंघ नवाब साहब के केवल खीरों को सूंघकर उसको स्वाद का अंदाजा लगा रहे थे। खीरे के स्वाद के अंदाजा से नवाब साहब के मुंह में पानी भर आया और पानी का घूंट उनके गले से नीचे उतर गया। यह सब करने के बाद नवाब साहब ने खीरे के टुकड़ों को बिना खाए ही खिड़की से बाहर छोड़ दिया और नवाब साहब ने खीरे के सभी टुकड़ों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलियों से अपने हाथ और होठ पोंछ लिए थे और बड़े ही गर्व से आंखों में खुशी लिए लेखक की ओर देख लिया और ऐसे ही लग रहा था मानो वे लेखक से कह रहे हो कि यह है खानदानी रईस का तरीका। नवाब साहब ने जो खीरे की तैयारी और इस्तेमाल किया था उसे वे थक गए थे और थक कर अपनी परत में लेट गए और लेखक सोच रहे थे कि जिस तरह नवाब साहब ने खीरे का इस्तेमाल किया उसे केवल खीरे के स्वाद और खुशबू का अंदाजा लगाया जा सकता है, उससे पेट की भूख शांत नहीं हो सकती। परंतु नवाब साहब की ओर से ऊंची डकार का शब्द ऐसे सुनाई दिया जैसे उनका पेट भर गया हो और नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर कहा कि खीरा होता तो बहुत स्वादिष्ट है लेकिन जल्द ही पचने वाला नहीं होता है और साथ ही साथ बेचारे बदनसीब पेट पर बोझ डाल देते हैं। और नवाब साहब की ऐसी बातें सुनकर लेखक कहते हैं उनके ज्ञान चक्षु खुल गए, अर्थात लेखक को जो बात समझ नहीं आ रही थी अब समझ में आ रही थी। नवाब साहब की बात सुनकर लेखक ने मन ही मन कहा कि ये है नई कहानी के लेखक,
क्योंकि लेखक के अनुसार अगर खीरे की सुगंध और स्वाद का केवल अंदाजा लगाकर ही पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, बिना किसी घटना और पत्रों के लेखक के केवल इच्छा करने से ही नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे।